हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे से, खैरियत से, एकदम बढ़िया, मस्त है, सेहतमंद, चंगे और बहुत ही बेसब्री से आप सब मेरे वीडियोस का इंतजार कर रहे हैं। तो आज आप सबके सामने ये बंदा शुभ्रजीत चक्रवर्ती लेकर आया है एक सिनेमा का रिव्यू। इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूँ कि बहुत देर बाद मैंने ये वीडियो बनाई है। बहुत दिनों बाद मेरा वीडियो आ रहा है। क्या है कि कुछ दिनों के लिए मैं बाहर गया हुआ था और ऊपर से मैं बीमार भी था, तो इन कारणों के चलते मुझसे वीडियो बना नहीं और देरी के लिए मैं फिर से क्षमा चाहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने दिवाली बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। आपने खूब मज़े किए, खूब मस्ती किया आप लोगों ने। तो आप सबको दिवाली की लेट शुभकामनाएं। और हाँ, कल भाई दूज है, तो भाई दूज के लिए भी आपको ढेर सारी मुबारकबाद, ढेर सारा प्रणाम और ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आप सबके लिए। तो अब शुरू करते हैं सिनेमा की रिव्यू। तो आप सबको मालूम है कि मैं आज थामा का रिव्यू यहाँ पेश करने वाला हूँ। थामा जो कि कल रिलीज़ हुई है और मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का एक अहम हिस्सा है। स्त्री 2, भेड़िया, मुंजिया, इन सब के साथ ये थामा सिनेमा जो है बहुत ही गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। तो अब आते हैं थामा के प्लॉट में। तो देखिए, इस प्लॉट के बारे में मैं ज़्यादा कुछ रिवील करूँगा नहीं, फिर भी विदाउट स्पॉइलर आपको एक जिस्ट देने की कोशिश करूँगा। तो आयुष्मान खुराना का जो कैरेक्टर है वो एक आम बंदा है, ठीक है। वो आज़ाद न्यूज़ के लिए रिपोर्टर का काम करता है। तो अलग अलग जगह पे जाके ये रिपोर्ट्स बनाता है, व्लॉग्स क्रिएट करता है। तो एक दिन जंगल में गया व्लॉग्स बनाने के लिए अपने दोस्तों के साथ। भालू से उसका अचानक से सामना हो जाता है वहाँ। तो उसे भालू से बचाने वाली एक औरत है। पता नहीं वो औरत कहाँ से आई है, कैसे आई है, लेकिन उस औरत ने उसको बचा लिया। और उस औरत के रोल में रश्मिका मंदाना दिखती है। और ट्रेलर में हम सब ने देखा है कि रश्मिका मंदाना खुद एक वैम्पायर यानी कि एक बेताल है। और रश्मिका मंदाना से मुलाकात होने के बाद आयुष्मान खुराना की ज़िंदगी जो है हमेशा के लिए बदलने वाला था। वो भी अब वैम्पायर बनने ही वाला था। जैसे कि ट्रेलर में दिखाया गया है कि आयुष्मान खुराना भी वैम्पायर बन जाएगा। तो अब ये वैम्पायर बनता कैसे है, वैम्पायर बनने के बाद उसकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आता है, उनको किस खतरे से सामना करना पड़ता है। और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो कि खुद विलेन है, जो सारे वैम्पायर्स का सरदार है, जिसको कहा जाता है थामा। तो उस थामा से आयुष्मान खुराना का सामना किस तरह से होता है, क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ ट्रेलर में ऑलरेडी दिखाया गया है। लेकिन अगर आपको और डिटेल्स में जानना है तो आपको ये सिनेमा देखना पड़ेगा। तो देखिए, बहुत सारे उम्मीद के साथ मैं ये सिनेमा देखने गया था, लेकिन मेरे सारे उम्मीदों पर इस सिनेमा ने पानी फेर दिया। वो कैसे, बाद में बताता हूँ। तो इस सिनेमा में वैम्पायर्स यानी बेताल का जो एक अलग सा दुनिया है, कम्युनिटी है, उसको यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है। लेकिन ये जो भी एस्टैब्लिशमेंट है ना, सरफेस लेवल पर है। वैम्पायर्स को यहाँ पर एक बैक स्टोरी दी गई है, उनके नाम पर एक फोकलोर भी यहाँ पर बताया गया है। लेकिन ये सारे जो बैक स्टोरी, फोकलोर और उनकी जो कम्युनिटी है ना, सब कुछ सरफेस लेवल पर बताया गया है। सरफेस लेवल के बजाय अगर एकदम डीप कोर में जाके इन चीज़ों की अगर एक्सप्लोरेशन किया जाता तो अच्छा होता। और भाई, ऊपर से इस सिनेमा का जो प्लॉट है ना, बहुत सारा कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजिंग है। इन बेतालों का अपना नियम कानून है, अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस है। लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे कि इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने कंफ्यूजिंग लगेंगे, आपको कुछ समझ में आएगा ही नहीं। आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि भाई क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग एंड वाई, हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है। ये सब समझने के लिए, समझाने के लिए सारे चीज़ों को जो है एकदम कोर लेवल से एस्टैब्लिश करना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे बेताल की कम्युनिटी को जिस तरह से एस्टैब्लिश किया जाता है, सरफेस लेवल पर होता है। उनका फोकलोर भी सरफेस लेवल पर बताया जा रहा है। और उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है इतना सारा कंफ्यूजिंग है। एक रूल
आप समझ लीजिए बताया गया है कि ये जो बेताल है ये जंगल से बाहर नहीं निकल सकते। अगले मोमेंट पे ये साले बेताल जो है जंगल से बाहर निकल जाते हैं। बेताल ये नहीं कर सकते, अगले मोमेंट पे वो सारे बेताले जो है ये करना शुरू करते हैं। जो चीज़ें उनको नहीं करना है वो चीज़ें वो कर रहे हैं। तो साला रूल्स है क्या, रेगुलेशंस है क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ऊपर से इस बेताल का एक और अलग कम्युनिटी है जो कि जंगल के बाहर रहते हैं। अब पता नहीं क्यों रहते हैं। इन चीज़ों को यहाँ पर कुछ भी एस्टैब्लिश नहीं किया गया है। और बेतालों की जो कम्युनिटी है उनका जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस पर इस सिनेमा का प्लॉट जो है हेविली डिपेंडेंट है। और इसी कारण इस सिनेमा का जो प्लॉट है मतलब एकदम कंफ्यूजिंग और एकदम बेकार साबित होता है। और ऊपर से सिनेमा का फर्स्ट हाफ, इस सिनेमा का फर्स्ट हाफ जो है मानता हूँ कि एंटरटेनिंग है, कॉमेडी है, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगने लगेगा जैसे कि आप कोई टेस्ट मैच देख रहे हो। मतलब आप उम्मीद करके आए हो कि भरपूर एंटरटेनमेंट, आप उम्मीद करके आए हो कि सिनेमा हॉल में आप ऐसी फिल्म देखोगे जो T20 की तरह आपको भरपूर एंटरटेनमेंट देगा, आपको किसी भी क्षण में किसी भी मोमेंट में बोर नहीं करेगा, एकदम T20 मैच देखने को मिलेगा, ऐसे उम्मीद लेकर आओगे ना। लेकिन आप यार T20 की जगह पता है आपको क्या दिखेगा, टेस्ट मैच दिखेगा। फर्स्ट हाफ में सारा टेस्ट मैच चल रहा है। मतलब कहानी बस आगे बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, प्लॉट को ऐसे खींचा जा रहा है। भाई ट्रेलर में हम सबको दिखाया गया है कि आयुष्मान खुराना जो है ये वैम्पायर बनने वाला है। आप सब समझोगे ये साला वैम्पायर बनेगा कब। और इस सिनेमा का जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त है वो रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना का जो मतलब लव रोमांस केमिस्ट्री है उसको एस्टेब्लिश करने के पीछे बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया किया गया है। और वो जो वक्त ज़ाया किया गया है मतलब इट्स नॉट वर्थ इट। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो केमिस्ट्री है वो आपको पसंद नहीं आएगा। लव एस्टैब्लिश करने के लिए बहुत टाइम दिया गया, लेकिन फिर भी वो स्पार्क, वो केमिस्ट्री, वो रोमांस आपको नज़र आएगा नहीं। जब वो स्पार्क, वो केमिस्ट्री आपको नहीं नज़र आएगा तो आप वो इमोशंस कैसे फील करोगे? आप इमोशंस भी फील नहीं कर पाओगे। बहुत देर लग गया आयुष्मान खुराना को वैम्पायर बनने में। जब तक वो वैम्पायर बन जाता है सिनेमा का सेकेंड हाफ शुरू हो जाता है। और उसके तहत क्या होता है कि सिनेमा का जो क्लाइमैक्स है बहुत ही अंडरवेलमिंग साबित होता है। इस सिनेमा का जो क्लाइमैक्स है आपको देखकर ही लगेगा कि बहुत जल्दी में इसका क्लाइमैक्स निपटाया गया है। क्रॉसओवर्स, क्लाइमैक्स और बाकी जो भी सेकेंड हाफ का जो भी सारी चीज़ें हैं, जो भी और नियम कानून जो भी चीज़ें हैं, सब कुछ बहुत ही जल्दी निपटाया गया है। लेकिन सब कुछ इतना सरफेस लेवल पर चल रहा है कि आपको समझ में आएगा ही नहीं कि हो क्या रहा है। व्हाट द फक इज हैपनिंग, ये आपका सवाल है। यही आपका सवाल मतलब पैदा होगा आपके दिमाग में कि हो क्या रहा है साला। अरे कोई बताएगा मुझे हो क्या रहा है? मतलब कोई भी चीज़ कोर लेवल से एस्टेब्लिश किया नहीं गया है। ना बेताल की बैक स्टोरी को ठीक से एस्टेब्लिश की गई, ना उनके फोकलोर को ठीक से एस्टेब्लिश किया गया, ना उनकी कम्युनिटी को एस्टेब्लिश की गई। उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस छोड़ ही दीजिए। रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना का जो केमिस्ट्री स्पार्कलेस केमिस्ट्री है। स्टोरी को बहुत देर तक खींचा गया। क्या है कि एक बात बताओ, कोई भी मतलब सिनेमा का यूनिवर्स, कोई भी बड़ा सिनेमा का फ्रेंचाइजी यूनिवर्स जब एकदम पीक लेवल पर होता है ना, तो उस फ्रेंचाइजी के जो मेकर्स है, जो डायरेक्टर्स है, प्रोड्यूसर्स है, वो इतने कंप्लेसेंट हो जाते हैं ना, वो इतने एरोगेंट, इतने कंप्लेसेंट हो जाते हैं कि उनको लगता है कि वो साला जो भी करेंगे, जो भी लिखेंगे वो सब सही है। और ऑडियंस इस सिनेमा को तो ऐसे ही सुपर हिट, ऐसे ही ब्लॉकबस्टर बना देंगे। हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है? अलग से एक्सप्लोर करने की, खटने की क्या ज़रूरत है? हमको बस सरफेस लेवल पर एक स्टोरी लिखना है, ऑडियंस तो ऐसे ही तालियां बजा के चली जाएगी। यही इन फिल्म के मेकर्स और प्रोड्यूसर्स का एटीट्यूड है।
और यही एटीट्यूड थामा सिनेमा देखने के बाद साफ जाहिर हुआ है, क्योंकि इस फिल्म का राइटिंग, इस फिल्म का स्क्रीन प्ले सबसे कमज़ोर हिस्सा है, सबसे कमज़ोर हिस्सा। मतलब हर एक यूनिवर्स का एक फॉर्मूला होता है, तो इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स का भी अपना फॉर्मूला है। चाहे आप स्त्री 2 देख लीजिए, चाहे भेड़िया देखिए, मुंजिया देखिए, हर एक सिनेमा में आपको रोमांस दिखेगा, कॉमेडी दिखेगी, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स दिखेगा, मिथिकल फोकलोर दिखेगा आपको, ठीक है, और हॉरर एलिमेंट्स भी दिखेगा। तो ये सारी चीज़ें फॉर्मूला एक तरीके से थामा में डाला गया है। तो इन चीज़ों में जो है सही तरीके से बैलेंस आपको नज़र आएगा नहीं। बैलेंस कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर होगा, लेकिन सही बैलेंस जो है वो बन नहीं रहा है। लेकिन हाँ, इस सिनेमा के जो मतलब कॉमेडी है वो कुछ जगह बहुत अच्छे तरीके से वर्क करता है। और मैं तो कहूँगा कि कुछ मेटा डायलॉग्स भी है जो देखकर सुनकर बहुत अच्छा लगेगा और आपकी हंसी छूट जाएगी। और हाँ, इस सिनेमा में पॉजिटिव पॉइंट्स है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी नहीं है। पॉजिटिव पॉइंट सबसे बड़ा अगर कोई है तो इस सिनेमा का वीएफएक्स। इस सिनेमा का वीएफएक्स बहुत अच्छा है, एक विजुअली स्टनिंग फिल्म है। लेकिन हाँ, इसका वीएफएक्स से आप मतलब रावण या ब्रह्मास्त्र जैसी उम्मीदें मत रखिए, या फिर आप लोका या कंतारा जैसा उम्मीद भी मत रखिएगा। लोका और कंतारा ये दोनों भी मिथिकल फोकलोर पर बनी हुई सिनेमा है ना, तो इन दोनों सिनेमा के साथ इस थामा का बहुत कंपैरिजन्स होने वाला है। तो थामा उनके कंपैरिजन में बहुत ही कमज़ोर है वीएफएक्स के मामले में भी, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड में इसका वीएफएक्स बहुत ही अच्छा है, इस बात पर कोई शक नहीं। लेकिन फिर भी उस स्टैंडर्ड पर नहीं है जिस स्टैंडर्ड पर ये मतलब लोका गया था, कंटारा गया था, रावण, ब्रह्मास्त्र छोड़ दीजिए, ठीक है। इस सिनेमा का एक और पॉजिटिव पॉइंट है परफॉर्मेंसेस। आयुष्मान खुराना का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। परेश रावल जो उनके पिताजी का यहाँ किरदार निभाते हैं, उनका भी परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन नवाजुद्दीन सिद्दीकी का परफॉर्मेंस में जो मतलब खराबी थी, वो खराबी थी उनके कैरेक्टर स्केच में। क्या है कि उनके कैरेक्टर को अच्छे तरीके से लिखा नहीं गया, बहुत ही वन डिमेंशनल तरीके से उनके कैरेक्टर को पेश किया गया है। उनका कैरेक्टर बेहतरीन राइटिंग, बेहतरीन स्केच डिज़र्व करता था। तो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी का गलती नहीं है, ये गलती इस फिल्म के मेकर्स के है, फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर्स की है। रश्मिका मंदाना, उनका कैरेक्टर बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस को लेकर मैं बहुत खुश नहीं हूँ। उनका परफॉर्मेंस मुझे एवरेज लगा है, और ऊपर से उनका हिंदी प्रोनाउंसिएशन, हिंदी में जब रश्मिका मंदाना कोई डायलॉग डिलीवर करती है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत तकलीफ़ हो रहा है उसको हिंदी बोलने में। साउथ का वो प्रोनाउंसिएशन नज़र आ रहा है, अपनी इस प्रोनाउंसिएशन को वो छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हो नहीं रहा है। क्या है कि उसको हिंदी कहने में थोड़ी तकलीफ़ हो रहा है। तो रश्मिका मंदाना का अक्सर ऐसा है ही लगा रहता है, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया है। और इस सिनेमा का जो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ज़ाया हुआ है, वो वक्त रश्मिका मंदाना और आयुष्मान खुराना की केमिस्ट्री को बनाने पर ज़ाया हुआ है। तो उनके लव को एक एपिक लव स्टोरी के तौर पर इस सिनेमा में दिखाया गया है, और उनकी लव स्टोरी को भी बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट के तौर पर इस सिनेमा में इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर लव को पेश ऐसे किया गया है कि प्रेम सारे आतंक का अंत है, प्रेम सारे अन्यायों का अंत है, प्रेम आतंक का अंत है, प्रेम अन्याय का अंत है, प्रेम सारे शोषण का अंत है। मतलब ऐसे यहाँ पर लव स्टोरी को यहाँ पर पेश करने की कोशिश की गई है, लेकिन उनका मतलब केमिस्ट्री इतना कमज़ोर है, इतना ख़राब है कि आपको ये लव स्टोरी भी एक वक्त के बाद थोड़ा बोरिंग नज़र आएगा। और इस फिल्म की जो क्लाइमैक्स है, पहले कहा कि बहुत हड़बड़ी में इसकी क्लाइमैक्स को मतलब लिखा गया है। हड़बड़ी में कुछ चीज़ें सेकेंड हाफ में हो रही है, क्योंकि फर्स्ट हाफ में तो टेस्ट मैच चल रहा था, है ना। फर्स्ट हाफ में इतना टेस्ट मैच चला था कि सेकेंड हाफ में किसी तरह हड़बड़ी से चीज़ें हो गई। क्रॉस ओवर भी कुछ हड़बड़ी से हो रही है, कुछ एक आध क्रॉस ओवर अच्छा लगा,
और कुछ क्रॉसओवर्स भी कुछ हड़बड़ी से हो रहा है और बहुत सारी चीज़ें हड़बड़ी से हो रही है। मतलब कोई भी चीज़ अगर बिना एस्टैब्लिश किए अगर ऐसे ही मुंह पर फेंका जाए ना तो आपको वो अच्छा लगेगा नहीं, और यही चीज़ थामा के केस पर नज़र आता है। तो मेरी मेकर से यही विनती है कि आप लोग प्लीज़ राइटिंग पर फोकस करें, और जब भी आप कोई विजुअली स्टनिंग कोई फिल्म बनाते हैं तो आपकी राइटिंग को क्या हो जाता है, आपकी राइटिंग डिपार्टमेंट को क्या हो जाता है, मतलब कौन से क्वालिटी का गांजा खाते हैं ये राइटिंग डिपार्टमेंट वाले। जो भी राइटर्स है, जो भी मेकर्स है, प्रोड्यूसर्स है, वो कौन से क्वालिटी का गांजा खाते हैं। मतलब वो भूल जाते हैं कि हर एक फिल्म को बहुत डेडिकेशन के साथ और बहुत ही कोर से एक्सप्लोर करके बनाना चाहिए। आप चाहे इस फिल्म पे जितना भी अच्छा वीएफएक्स डाल ले, आप चाहे जितना भी कॉमेडी डाल ले, जितना भी एंटरटेनिंग चीज़ें डाल ले, आपको इस फिल्म की कहानी जो है कोर से डेवलप करना होता है। आपको ऑर्गेनिकली वो कहानी लिखना होता है। आप जो कुछ भी मिर्च मसाला सिनेमा में डालते हो वो सारे मिर्च मसाला जो है ऑर्गेनिकली मतलब पेश आना चाहिए, ऑर्गेनिक लगना चाहिए। मतलब बैलेंस अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हो गया तो पूरा स्वाद जो है बर्बाद हो जाता है, पूरा टेस्ट जो है खाने का वो बर्बाद हो जाता है। खाने में भी आप इंग्रेडिएंट्स को मतलब सही तरीके से मिलाने की कोशिश करते हो ना, तो वैसी चीज़ें सिनेमा के लिए भी ज़रूरी है। तो इस सिनेमा में जो है इंग्रेडिएंट्स सही तरीके से मिलाया नहीं गया, साला इधर उधर गड़बड़ हो गया। और जैसा मैंने कहा, प्रोड्यूसर्स, राइटर्स, डायरेक्टर जो है बहुत ही कैजुअल तरीके से इस सिनेमा की कहानी को लिखा है, बहुत ही कैजुअल तरीके से इस सिनेमा के साथ डील किया। आदित्य सरपोतदार, इससे पहले इन्होंने मुंजिया डायरेक्ट किया हुआ था, पता नहीं उनसे ये गलती कैसे हो गई थामा के मामले में। राइटिंग लेवल पर ही साला गड़बड़ है। और सबसे बुरा मुझे किसके लिए लग रहा है मालूम है इस सिनेमा में? आयुष्मान खुराना के लिए लग रहा है। जब से कोविड लॉकडाउन शुरू हुआ है ना, आयुष्मान खुराना की किस्मत जो है फूटी हो गई है, उसकी किस्मत जो है बर्बाद हो गया। मतलब जीते जी ये बंदा गया, बर्बाद हो गया। मतलब अच्छे अच्छी स्क्रिप्ट से चूज़ करता है, अच्छी अच्छी कंसेप्ट पर ये फिल्में मतलब चूज़ करता है, लेकिन जो भी इसका कंसेप्ट होता है चाहे जितना भी बढ़िया हो, इसकी सिनेमा जो है अंत में एज द एंड प्रोडक्ट बहुत ही ख़राब निकल के आता है। मतलब इसकी जो फिल्में हैं राइटिंग लेवल पर कमज़ोर पड़ जाता है। इसकी तो किस्मत ही फूटी है, आयुष्मान खुराना की जो किस्मत है ना फूटी है। मतलब बहुत ही उम्मीद लेकर उसने थामा सिनेमा को साइन किया था, और शायद जो पब्लिसिटी सिनेमा को मिला हुआ है शायद इस सिनेमा हिट भी हो जाए, लेकिन इस सिनेमा को जिस तरह बनाया गया है ना, ये हिट होना डिज़र्व ही नहीं करता, बिल्कुल नहीं डिज़र्व करता। और अगर आगे से मैडॉक फिल्म्स को अगर आगे से कोई फिल्म बनाना हो इस यूनिवर्स के तहत, तो उन्हें बहुत ही ध्यान से सिनेमा बनाना चाहिए, ठीक है? बहुत ही ध्यान से, बहुत गौर से उनको स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। ऐसे कैजुअल तरीके से आप स्क्रिप्ट लिखते रहोगे ना तो आपका ये यूनिवर्स जो है ना ये भी बंद हो जाएगा। फायर एफ स्पाई यूनिवर्स की तरह आपका ये यूनिवर्स भी ना हमेशा के लिए बंद हो सकता है अगर आपने कैजुअलिटी दिखाने की कोशिश करी, अगर आपने अपने आप को संभाला नहीं। तो उम्मीद करता हूँ कि आगे से ये मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स जो अपने आप को संभाल लेगी, और मैडॉक फिल्म्स जो है प्रोड्यूसर्स है, जो डायरेक्टर्स हैं, उम्मीद करता हूँ कि ये आगे से और अच्छा काम करेंगे, मतलब ध्यान लगा के गौर फरमा के काम करेंगे, कोर लेवल पर सब कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे, और अगर कुछ सीखे नहीं तो ये यूनिवर्स भी बहुत जल्द डब्बा बंद होने वाला है। मानता हूँ कि बहुत पॉपुलर है, आप सबकी बहुत पसंद है, आप सबको भी ये हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स बहुत ही पसंद है, लेकिन यकीन मानिए जब आप सिनेमा को देखेंगे ना, आपका एक्सपेक्टेशंस जो है यहाँ से यहाँ नीचे आ जाएगा। तो अगर
आप लोगों ने सिनेमा को ऑलरेडी देखा हुआ है, मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताएं कि आपको ये सिनेमा कैसी लगी। और अगर अभी तक आप इस सिनेमा को देखने के बारे में सोच रहे हो तो ठीक है, आप हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के मतलब उसके लिए आप देख सकते हो, अपने तसल्ली के लिए आप उसको ज़रूर देख सकते हो। लेकिन हाँ, ज़्यादा उम्मीद मत पालिए। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पाल के जाएंगे तो आपको निराशा मिलने वाला है, आप हताश होने वाले हैं, डिसअपॉइंट होने वाले हैं। तो यही ख़त्म करता हूँ अपनी वीडियो। अगर मेरी वीडियो आप सबको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।